आइए आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। ठीक है, देखिए बहुत ही कॉमन डिजीज हाइपरटेंशन, और इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो देखिए नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, यानी सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80। और इसमें क्या होगा हाइपरटेंशन में, तो परसिस्टेंट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130 mmHg एंड और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 80 mmHg। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि सिस्टोलिक 130 mmHg से ज्यादा और इसी तरीके से डायस्टोलिक जो है 80 mmHg से ज्यादा अगर परसिस्टेंट हमको देखने को मिल रहा है तो इसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक, तो हाइपरटेंशन ये हो गया। अब रिस्क फैक्टर इसके क्या है, तो देखिए इसका रिस्क फैक्टर, सबसे पहले रिस्क फैक्टर इसका एज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे रिस्क फैक्टर ये हल्का हल्का हम सबको मैकेनिज्म बताते चल रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। वैसे सारे रिस्क फैक्टर बिल्कुल अंडर स्टेबल है। तो देखिए सबसे पहले एज है, तो एज में क्या होता है कि आरटी स्टिफ हो जाती है, इस वजह से इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इस वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हाइपरटेंशन का ये हो गया। और ओबेसिटी, ओबेसिटी में देखिए आपका लेप्टिन इंक्रीज होता है, और लेप्टिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, इस वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और ओबेसिटी में और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एडिपोज टिश्यू ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे वेसल्स भी ज्यादा हो जाती है, वेसल्स ज्यादा हो जाती है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाता है, कार्डियक डिमांड भी बढ़ती है, इस वजह से भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, इस वजह से ओबेसिटी भी जो होती है ये हाइपरटेंशन कॉज करती है। और डायबिटीज की बात करें तो ये डायबिटीज ये जो है एंडोथेलियल डिसफंक्शन कॉज कराती है, इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो हमको वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, एक चीज ये हुआ। और दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि ये किडनी से सोडियम के रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, डायबिटीज कंडीशन जो होती है, जब सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यहाँ से वाटर भी अब्सॉर्ब होगा और हमको फ्लूइड ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी प्रीलोड भी इंक्रीज होगा। तो इस वजह से डायबिटीज भी हाइपरटेंशन कॉज करती है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, तो फिजिकल इनएक्टिविटी देखिए यहाँ पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी बॉडी की, तो जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे हमको कोलेस्ट्रॉल का लेवल वगैरह ये सीरम में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड सीरम वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। और यहाँ पे देखिए हार्ट रेट भी जो है रेस्टिंग कंडीशन में ज्यादा हो जाता है जब हम फिजिकल इनएक्टिविटी कंडीशन में रहते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये फिजिकल इनएक्टिविटी भी है ये रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन का। और हाई सोडियम डाइट देखिए हम बता दिया कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इस वजह से प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक्सेस अल्कोहल इंटेक, तो ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। और फिर हम बात करें टबैको स्मोकिंग की, तो देखिए टबैको स्मोकिंग ये भी जो होता है रिस्क फैक्टर होता है। टबैको स्मोकिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिए कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है और इसी तरीके से एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम होता है। तो टोबैको स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। ठीक, ये सारी चीज हो गई। और देखिए फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री भी इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ये इंसिडेंस ग्रेटेस्ट इन ब्लैक, तो देखिए इंसिडेंस सबसे ज्यादा हमको ब्लैक में देखने को मिलता है, उससे कम व्हाइट में, और एशियन पॉपुलेशन में सबसे कम देखने को मिलती है। तो ये हाइपरटेंशन की ये एपिडेमियोलॉजी की बात कर ली है हम कि ब्लैक में सबसे ज्यादा, व्हाइट में उससे कम और एशियन पॉपुलेशन में सबसे कम होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारे रिस्क फैक्टर, हम सारा बता दिए। अब यहाँ पे देखिए फीचर क्या होगा, तो देखिए फीचर बताया गया कि 90% ऑफ हाइपरटेंशन इज प्राइमरी एंड रिलेटेड टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि 90% जो हाइपरटेंशन होती है ये इसेंशियल होती है, यानी प्राइमरी होती है, यानी यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है या तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी जो हमारी सप्लाई है ना, यहाँ से हार्ट से जब ब्लड पंप होकर इधर सप्लाई में आ रहा है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, इसको हम टीपीआर बोलते हैं। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से 90% हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलती है और इसी को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो देखिए रिमेनिंग 10% है ना, ये मोस्टली जो होते हैं रीनोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी जो 10% है ये मोस्टली रीनोवैस्कुलर डिजीज से होते हैं। और देखिए रीनोवैस्कुलर डिजीज के टॉपिक में हम यहाँ पे बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पे दो तरह से होते हैं, एक होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से और दूसरा फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग यहाँ पे देखिए ये हमको प्रॉक्सिमल हिस्से में देखने को मिलता है 1/3 में, और डिस्टल हिस्से में देखिए हमको यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। इस वजह से किडनी की सप्लाई कम हो जाती है, और जब किडनी की सप्लाई कम होगी देखिए यहाँ पे इस्कीमिया देखने को मिलेगा, इस्कीमिया की वजह से यहाँ पे रेनिन रिलीज होगा और यह पूरा रास काम करेगा, और जब रास काम करेगा तो देखिए यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और ये एंजियोटेंसिन देखिए सोडियम का भी रिटेंशन कराता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन भी सोडियम का रिटेंशन कराता है, और यही एंजियोटेंसिन 2 जो एलोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है ये भी सोडियम का रिटेंशन कराता है। तो ओवरऑल हमको क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है ये मोस्टली जो होती है ये हमारी रीनोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि रिमेनिंग 10% मोस्टली सेकेंडरी टू रीनोवैस्कुलर डिजीज सच एज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। ठीक है, तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हम बताएं कि हमको ये डिस्टल 2/3 में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है, इस वजह से हमारा रास एक्टिवेट हो जाता है जो कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। और ये बताया गया कि अगर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए हमको रीनल आर्टरी पे स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए रीनल आर्टरी पे हमको स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी पे देखने को मिलेगा अगर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से हो रहा है तो। और ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया वाला जो होता है ये मोर कॉमन होता है फीमेल में। ठीक है, तो मोर कॉमन ये फीमेल में होता है। और यही चीज हम रीनोवैस्कुलर डिजीज में भी बता के आ चुके हैं कि देखिए जो हमारा फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है, कहाँ गया ये देखिए यहाँ पे है ना, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया ये
फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया जो होता है ये मोर कॉमन होता है यंग और मिडिल एज फीमेल में, ठीक है, तो फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। तो यही यहाँ पे भी बताया गया कि ये हमको मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है, एडल्ट फीमेल में। और रीनोवास्कुलर में दूसरा जो कॉज है ये देखिए एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हम बताएं यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल 1/3 हिस्से में होता है, ये भी रास को एक्टिवेट कर देता है, इस वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से भी हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखिए ये सोडियम का रिटेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा आएगा तो सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जब सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होगा तो हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इस वजह से प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ये भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। और इसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये जो है ये भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो ये इतने सारे ये सेकेंडरी मैकेनिज्म हो गए जो कि हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन सारी वजह से होता है, रीनोवास्कुलर डिसीज की वजह से। और रीनोवास्कुलर में हमारा फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हो गया, या इसी तरीके से एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी डिसीज, इसी तरीके से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन सारी कंडीशन की वजह से हमको सेकेंडरी हाइपर टेंशन देखने को मिलता है। अब देखिए हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है, तो देखिए हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं हम सीवियर हाइपरटेंशन विदाउट एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज। तो देखिए क्या होता है कि सीवियर हाइपरटेंशन होता है और यहाँ पे लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज नहीं देखने को मिलता है। और ये सीवियर हाइपरटेंशन कितना कि सिस्टोलिक 180 से ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक जो होता है 120 या इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये 180 या इससे ज्यादा हो जाए, ये 120 या इससे ज्यादा हो जाए, तब इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। लेकिन देखिए यहीं पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी किसको बोलते हैं, तो देखिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ही बोलते थे। तो ये जब हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में ना ये एंड ऑर्गन डैमेज हमको देखने को मिल जाए तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोल देते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि फॉर्मली कॉल्ड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो पहले इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते थे। और यहाँ पे क्या होगा कि सीवियर हाइपरटेंशन विद एविडेंस ऑफ एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज। तो देखिए यहाँ पे एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज का हमको एविडेंस मिल जाए, और एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज में जैसे देखिए हमको इंसेफेलोपैथी देखने को मिल जाए, कोई इंसेफेलोपैथी का सिम्टम देखने को मिल जाए, या स्ट्रोक देखने को मिले, या रेटिनल हेमोरेज और एक्सोडेट देखने को मिले, ठीक है, ये चीज हुआ। पेपिलरी एडिमा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट फेलियर, या इसी तरीके से एओर्टिक डिसेक्शन या किडनी इंजरी या माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया या इक्लेम्सिया, ये सारे में से आपको कुछ भी देखने को मिल जा रहा है ना सीवियर हाइपरटेंशन के केस में, तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोल देते हैं। अगर हमको एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ सीवियर हाइपरटेंशन है, तो इसको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। और अगर सीवियर हाइपरटेंशन के साथ हमको एंड ऑर्गन डैमेज इनमें से कुछ भी देखने को मिल रहा है तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए एक बार फिर से देखिए एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंसेफेलोपैथी है, स्ट्रोक है, रीनल हेमोरेज एंड एक्सोडेट है, पेपिलरी एडिमा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर, एओर्टिक स्टेनोसिस, किडनी इंजरी और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया या इसी तरीके से इक्लेम्सिया, तो ये सारी चीजें हुई हैं। और उसका फिर देखिए क्या है कि जब यहाँ पे हमको डैमेज देखने को मिलता है ना, तो आर्ट्रियोल में शो फाइब्रॉइड नेक्रोसिस, तो आर्ट्रियोल्स में हमको फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमको फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है, तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस ये हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। क्वेश्चन इसमें बराबर आता है, ठीक है, हाइपरटेंसिव कंडीशन में या वेस्कुलर रिएक्शन में हमको कौन सी नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, तो देखिए फाइब्रॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। यहाँ पे हम इस पर फोकस किए, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीचर ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हाइपरटेंशन की वजह से और क्या होगा, तो देखिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक एन्यूरिज्म और स्ट्रोक, इसी तरीके से देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज और रेटिनोपैथी, तो ये सारी चीजें हमको हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताएगी। तो हाइपरटेंशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हाइपरटेंशन में हम बताएं कि सिस्टोलिक बीपी 130 mmHg ऐसे ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक 80 ऐसे ज्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और फिर हम बताएं कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होती है, तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में बताएं कि 180/120 से ज्यादा हो जाए लेकिन यहाँ पे कोई एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज ना हो तो इसको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जब यही सीवियर हाइपरटेंशन जो होती है यहाँ पे हमको एंड ऑर्गन का कोई साइन देखने को मिलता है यानी एंड ऑर्गन डैमेज का, तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। और ये बताएं कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर हम सारा बता दिए कि इतने सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। और अच्छा हाइपरटेंशन में बताएं कि ये 90% जो होता है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, यानी यहाँ पे कार्डियक आउटपुट या तो ज्यादा होगा या टीपीआर ज्यादा होगा, ठीक है, 90% ऐसा। लेकिन 10% जो होता है ये हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और मोस्टली हमको रीनोवास्कुलर डिजीज की वजह से देखने को मिलता है। रीनोवास्कुलर डिजीज में बताएं कि फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से हो सकता है या तो एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी की वजह से, और दोनों में क्या होता है कि रास एक्टिवेट हो जाता है, और जब रास एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके अलावा हम बताएं कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी देखने को मिलता है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे हम प्रीडिस्पोज बताएं कि ये और क्या कर सकता है हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बता दी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक एन्यूरिज्म, स्ट्रोक, सीकेडी और रेटिनोपैथी, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया बताएं कि ये डिस्टल 2/3 में देखने को मिलता है, जबकि ये एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी जो है रीनल आर्टरी यहाँ पे प्रॉक्सिमल 1/3 में देखने को मिलता है।